हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सीटेट एसएसटी पेपर 2 का। और ये हिस्ट्री का है और इसमें कितना क्वेश्चन है तो इसमें है 50 क्वेश्चन है। और ये क्लास 2 है, फर्स्ट क्लास हो चुका है। जो नहीं देखे हैं जा करके देख लीजिएगा। और 1500 का सीरीज स्टार्ट है अभी डेली मिलते रहेगा, ठीक है ना। कितना टाइम मिलेगा तो 5 PM पर मिलेगा। कितना टाइम मिलेगा तो 5 PM पर मिलेगा। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। अशोक के अधिकतर अभिलेख निम्नलिखित लिपियों में से किस में लिखे गए थे। मतलब जो अशोक है वो किस लिपि में अपना अभिलेख लिखे गए थे। एम है तमिल, बीम है ओचिकी और सीम है देवनागरी और डीम है ब्राह्मी। तो बताइए दोस्तों ये कौन सा लिपि में लिखे गए थे। तो दोस्तों अशोक का जो है वो लिखे गए थे वो कौन सा लिपि में है तो ये है ब्राह्मी लिपि में। कौन सा लिपि में तो ब्राह्मी लिपि में, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक हॉल होता था जहां लोग इकट्ठा हो सकते थे और इस स्थान को कहा जाता है। तो इस स्थान को क्या कहा जाता है दोस्तों। तो इस स्थान को एम है ग्राम भोजक का और फिर बीम है गर्भगृह और सीम है प्रदक्षिणा पथ और डीम है मंडप। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा डी ऑप्शन। इसे मंडप कहा जाता है। क्या कहा जाता है तो मंडप कहा जाता है। जब आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक हनुमान आकृति पाई जाती थी और जिसमें लोग क्या करते थे, सामूहिक समारोह करते थे और वहाँ पर इकट्ठा होते थे, उसे मंडप कहा जाता है दोस्तों, ठीक है ना। उसे क्या कहा जाता है तो मंडप कहा जाता है, ठीक है। मंडप कहा जाता है। मंदिरों में मंडप या महामंडप या मुख्य मंडप होते हैं और गर्भगृह दोस्तों। और ये गर्भगृह यहाँ पर दिया हुआ है। ये गर्भगृह क्या है तो जहाँ पर मूर्तियाँ रखी जाती है, ठीक है ना। मूर्तियाँ रखी जाती है, देवी देवताओं को रखा जाता है उनके अंदर में, उसको क्या कहते हैं तो उसको गर्भगृह कहते हैं। और इसी के अंदर जो ऊपर शिखर बना रहता है उसको क्या कहते हैं तो उसको शिखर कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। क्या कहते हैं उसको शिखर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विनय पिटक ग्रंथ निम्नलिखित में से किस संबंध है। एम है जरतुस के विचार, बीम है बौद्ध संघ के नियम और सीम है संस्कृत और डीम है महावीर के उपदेश। तो बताइए दोस्तों इसमें सही क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें सही आंसर हो जाएगा वो होगा बौद्ध संघ के नियम। क्या हो जाएगा दोस्तों तो बौद्ध संघ के नियम हो जाएगा, ठीक है। बौद्ध साहित्य के जो त्रिपटक कहा जाता है और ये महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के उपरांत आयोजित बौद्ध संगीतियों में बुद्ध के उपदेशों के उनके शिष्यों के संकलित किया जाता है, ठीक है। और ये त्रिपटक है, ये कौन कौन सा है तो सूत पटक 1 हो गया, उसका बाद फिर विनय पटक हो गया 2, उसका बाद 3 भी क्या है तो अभिधम्म पटक है। ये त्रिपटक, ठीक है ना। याद रखेंगे ये किससे संबंधित है तो ये बौद्ध संघ से संबंधित है, ठीक है। ये बौद्ध धर्म से है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाण भट्टी ने उनकी जीवनी हर्षचरित निम्नलिखित भाषाओं में से किस में लिखी है। मतलब यहाँ पर हर्षवर्धन के दरबारी जो कवि थे बाण भट्टी, वो किस भाषा में इसका जीवनी लिखी है, ठीक है ना। तो एम है प्रकृति और बीम है हिंदी और सी में है उर्दू और डीम है संस्कृत। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा संस्कृत। क्या हो जाएगा संस्कृत। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। जैसे कि राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे तो बाण भट्ट थे और उनकी जीवनी हर्षचरित्र संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और हर्षचरित्र का जो समय है दोस्तों 7वीं शताब्दी है। क्या है
तो ये 7वीं शताब्दी है, ठीक है ना, 7वीं शताब्दी का था। और हर चरित्र की काव्य ये क्या है, तो 8 अश्वास है। और फिर ये क्या है, तो हर्षवर्धन इसमें 7वीं शताब्दी के विंध्योत्तर भारत का चित्रांकन है, ठीक है। और हर्षवर्धन का जीवन किस भाषा में लिखा गया है जीवनी, तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन और बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए आरंभिक विहार बने होते थे दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ एम है मिट्टी के, बीम है पत्थर के, और सीम है लकड़ी के, और डीम है ईंटों के। तो दोस्तों कैसा बना होता था, तो दोस्तों ये पत्थरों का होता था। कैसे बना होता था, पत्थरों का बना होता था। पत्थरों का जैन और बौद्ध दोनों भिक्षु भिक्षुणियों के लिए रहने के लिए आरंभिक विहार जो बना होता था दोस्तों, वो किस चीज़ का बना होता था, तो पत्थर का बना होता था। और ये पहाड़ को खोद करके बनाया जाता था, ठीक है ना। क्या किया जाता था, पहाड़ को खोद करके बनाया जाता था, और गुफाओं की तरह रहता था। कैसा रहता था, तो गुफाओं की तरह रहता था, ठीक है ना। और फिर अब लकड़ी से फिर बाद में बनाने लगे, फिर अब ईंटों से बनाने लगे, ठीक है ना। यहाँ का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन किन राजवंशों के बीच चला। जो त्रिपक्षीय संघर्ष था वो किन किन राजवंशों के बीच चला, तो एम है गुर्जर, प्रतिहार और राष्ट्रकूट और चोल। और फिर बी में क्या है, तो पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार। और सी में है गुर्जर प्रतिहार और पाल और चोल। और डी में है राष्ट्रकूट, चोल और पाल। तो इसमें क्या हो जाएगा सही आंसर दोस्तों, तो दोस्तों इसमें सही आंसर हो जाएगा कौन, तो ये हो जाएगा पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार। और ये किस शहर के लिए लड़ाई करते थे दोस्तों, तो ये कनौज के लिए लड़ाई करते थे। किसके लिए लड़ाई करते थे, तो ये कनौज के लिए लड़ाई करते थे, ठीक है ना। कनौज के लिए लड़ाई करते थे, और इसके इत्र का नगरी भी कहते हैं कनौज शहर का, ठीक है ना। और ये कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में है। और इसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट है, सूफी मत के अनुसार खनकाहों से अभिप्राय है। सूफी मत जो है उसको खनकाहों से क्या अभिप्राय है, ठीक है। एम है वह स्थान जहाँ सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे। और बीम है एक विशेष प्रकार का गाना। और सीम है नाम का गुणगान करना। और डीम है नीति कथनों पर चर्चा। क्या करना, नीति कथनों पर चर्चा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा वह स्थान जहाँ सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे। क्या करते थे, सूफी संत वो बैठकों का आयोजन करते थे दोस्तों, ठीक है ना। ये ए ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल मंदिरों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। चोल मंदिर है उसके विषय में है, और इस कथन दिया हुआ है, और इस कथन में कौन सा सही है और कौन सा गलत है उसे चूज करना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर एम है चोल मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। और बीम है लोह प्रतिमाओं का निर्माण चोल मंदिरों की मुख्य विशेषता थी। और सीम है चोल मंदिर प्राय अपने आसपास विकसित होने वाले केवल ग्रामीण बस्तियों के केंद्र बन गए। और डीम है जनसाधारण द्वारा दी गई भूमि से चोल मंदिर यहाँ पर, ठीक हो, चोल मंदिर संपन्न हो गए। तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर सही जो ऑप्शन होगा दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा चोल मंदिर आर्थिक सामाजिक, क्या, तो आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का केंद्र था। जब मंदिर बना तो वहाँ पर आर्थिक सामाजिक हो गया, जैसे कि यहाँ पर मंदिर है वहाँ पर तीर्थ यात्रा भी बन गया। तो तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर बहुत सा रोजगार भी मिल जाएगा, ठीक है ना, जैसे ठेला हो गया, बहुत सारे चीज़ लग जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी बन गया, ठीक है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए लिखी गई तवारीख के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। जो सही है उसे चूज करना है, ठीक है ना। तो एम है, तवारीख के लेखक शासकों को अच्छे शासन की आवश्यकता और न्याय संगत शासन पर बल देते थे। क्या करते थे? तो बल देते थे। और दूसरा है, लेखकों द्वारा तवारीख सुल्तानों से ढेर सारे इनाम पाने के लिए नहीं लिखी गई। तो ये ढेर सारे इनाम पाने के लिए लिखा जाता था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, ये दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक भाषा उर्दू में लिखी गई है। जी नहीं, उर्दू में नहीं, ठीक है ना। फिर यहाँ पर है डी में, तवारीख उन लोगों द्वारा लिखी गई जो शायद ही नगरों में रहते थे। जी नहीं दोस्तों, शायद ही नगरों में नहीं रहते थे, बल्कि वो गांव में भी रहते थे। क्या करते थे? गांव में भी रहते थे। जब दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए जो लिखी गई लेखकों द्वारा जो तवारीख था वो सुल्तानों के अच्छे शासन और न्याय संगत शासन पर बल दिया है। जैसे तारीखें फिरोजा शाही हो गया, फिर जियाउद्दीन बरनी, ये सब क्या है? तो ये सब लिखा गया है। और ये किस लिए लिखा जाता था दोस्तों? तो ये देखिए यहाँ पर एम है कि तवारीख के लेखक शासकों को अच्छे शासन की आवश्यकता और न्याय संगत शासन पर बल देते थे, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी में निम्नलिखित में से किसने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला दे करके महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क दिया? महिलाओं को शिक्षा के लिए क्या किया? तो तर्क दिया, ठीक है ना। तो ये किसने दिया? एम है रुकैया सखावत हुसैन, और बी में है मुमताज़ अली, और सी में है सैयद अहमद खान, और डी में है जियाउद्दीन बरनी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुमताज़ अली, ठीक है ना। क्या हो जाएगा सही आंसर? तो मुमताज़ अली हो जाएगा। ये 19वीं सदी में, किस में? तो 19वीं सदी में मुमताज़ अली ने कुरान शरीफ के, किसका? तो कुरान शरीफ के, जो मुस्लिमों को क्या होता है, ग्रंथ होता है, ये पवित्र ग्रंथ होता है, ठीक है ना। और वही आयतों का हवाला दे करके महिलाओं को शिक्षा के लिए क्या किया? तो तर्क किया। और इन्हें इस्लाम धर्म में शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया? तो सभी वर्गों के सुधार का प्रयास किया, ठीक है ना। सुधारने का क्या किया वो? तो वो प्रयास किया, ठीक है। और मुमताज़ अली महिला अधिकारियों का मामले पर ये उलेमा से भी पूरी तरह क्या करता था? तो असहमत थे। क्या थे? तो असहमत थे दोस्तों। और उन्होंने उलेमा की मर्दों की औरतों पर क्या किए थे? फजीलत में विश्वास को चुनौती देते हुए एक पुस्तक लिखी थी, जिसका शीर्षक था क्या? तो हुकूके अल निस्वा। क्या? हुकूके हुकूक अल निवास था, ठीक है ना। अल निस्वा, निवास नहीं, सॉरी, अल निस्वा, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान का सोपान नामक कहानी की लेखिका इसमें से कौन थी? एम है मुमताज अली, बी में है राजसुंदरी देवी, और सी में है पंडिता रमाबाई, और डी में है रुकैया सखावत हुसैन। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा रुकैया सखावत हुसैन। क्या हो जाएगा? तो रुकैया सखावत हुसैन हो जाएगा, ठीक है ना। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलामगिरी नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी? गुलामगिरी जो है पुस्तक, उसको किसने लिखी है? तो दोस्तों एम है ज्योतिबा फुले, और बी में है श्री नारायण गुरु, और सी में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और डी में है E.B. रमा स्वामी पेरियार। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, ज्योतिबा फुले। और ये कहाँ के रहने वाला था? तो ये महाराष्ट्र के रहने वाला था।
रहने वाली थी। कहाँ के थी? तो महाराष्ट्र के। और ये भारतीय विचारक, समाज सेवी लेखक थी, ठीक है ना। और फिर इसे क्या कहा जाता था? तो इसे महात्मा फूले भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो ये इसके महात्मा फूले भी कहा जाता था, ठीक है ना। महात्मा फूले भी कहा जाता था। और इन्हें गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना की थी। और इसका जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो इसका जन्म हुआ था 1827 ईस्वी में, ठीक है ना, 1827 ईस्वी में। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणितीय खगोलीय शास्त्रीय आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक निम्नलिखित भाषाओं में से किसी में लिखी थी? एम है पाली में, बीम है संस्कृत में, सीम है प्राकृत में और डीम है हिंदी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, संस्कृत भाषा में, ठीक है। और ये आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक क्या था? तो ये महान ज्योतिषविद और गणितीय थे, ठीक है ना। और ये आर्यभट्ट ग्रंथ की रचना संस्कृत भाषा में हुआ था। किस भाषा में? तो संस्कृत भाषा में, ठीक है ना। और फिर ग्रंथ के ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांतों के प्रतिपादन किया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्तूपों में से किसी एक को उसे स्थान के रूप में चिन्हित किया गया है जहां बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था? एम है सांची, बीम है ठोटलाकोंडा और सीम है बोधगया और डीम है सारनाथ। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। वही ये कहाँ है? तो ये वाराणसी, उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में। और ये महात्मा गौतम बुद्ध और ये सारनाथ में। अरे ये क्या है? तो सारनाथ में जब ये दिया तो इसको क्या बोला गया था? तो इसे बोला गया था कि धर्म चक्र परिवर्तन। क्या? तो धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है ना। नेक्स्ट है, संगम कविताओं में किन किन राजवंशों का मुवेंदर कहा गया है? एम है पाल, चोल और पांड्य और बीम है चोल, चेर और पांड्य और सीम है चेर, पाल और राजपूत और डीम है चोल, राजपूत और पांड्य। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चोल, चेर और पांड्य। क्या हो जाएगा? चोल, चेर और पांड्य हो जाएगा, ठीक है ना, इसका सही आंसर। ऐसे दोस्तों तमिल साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है। और ये स्थान कहाँ है? तो ये स्थान है भारत। कहाँ? भारत के सुदूर दक्षिण में, मतलब कहाँ पर है? तो देखिए यहाँ पर है, ठीक है ना, यहाँ पर ही है। और ये कृष्णा और कहाँ? तो तुंगभद्रा नदियों के मध्य में स्थित है, ठीक है। और जैसे यहाँ पर चोल है तो चोल का राजधानी कहाँ था दोस्तों? तो चोल का राजधानी था कहाँ? तो उरेयू। और फिर चेर का कहाँ था? तो चेर का था वाणिज्य। कहाँ? और फिर पांड्य का कहाँ था? तो मदुरई थे। कहाँ थे? मदुरई, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रामपुरवा में मिला उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर
पर बना सांड जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, इसमें से किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो किसके शासनकाल में बनाया गया था दोस्तों? एम है चोल, बीम है कुषाण और सीम है पांड्य और डीम है मौर्य। तो किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो ये था मौर्य शासनकाल में बनाया गया था, ठीक है ना। मौर्य शासनकाल में बनाया गया था। और ये कौन सा शासक ने बनवाया था? तो ये अशोक। क्या है दोस्तों? तो अशोक, ठीक है, अशोक बनवाया था, ठीक है ना। और इसकी खोज कब हुई थी? तो 1872। और इसको 1872 में कौन खोजा था? तो कार्लान्य। कौन? तो कार्लायन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट साहित्य के सिद्धांत को इनमें से किसी ने विचाराधान प्रस्तुत किया? एम है रामानुज और बीम है बसवन्ना और सीम है अल्लामा प्रभु और डीम है शंकर। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा सही आंसर? तो दोस्तों इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका जन्म कब हुआ था? तो 1017 में। कब? तो 1017 में, ठीक है। कहाँ हुआ था? तो दक्षिण भारत, ये तमिलनाडु में हुआ था। कहाँ? तमिलनाडु में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेखागार वह स्थान है जहाँ ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता है। बीम है खुदाई में पाई गई पशुओं और पक्षियों की हड्डियों को रखा जाता है। और सीम है पुरातत्वों द्वारा प्राप्त किए गए पत्थर और ईंटों की बनी इमारत के अवशेषों को रखा जाता है। और डीम है खुदाई में पाई गई मूर्तियों को रखा जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा सही आंसर दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है ना। क्या होगा? तो ए ऑप्शन, ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता है, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक के प्रारंभ हुए वीरशैव आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? जो सही है उसे छांटना है, ठीक है ना। तो सही कौन है उसे छांटना है दोस्तों, ठीक है। एम है इसमें विठल की पूजा पर बल दिया। बीम है यह सभी प्रकार के कर्मकांड का विरोधी था पर मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया। और सीम है इसने जाति और रानी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरोध तर्क दिया। और डीम है यह नामदेव और उनके साथियों द्वारा शुरू किया गया। तो इसमें सही क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसमें सही क्या हो जाएगा? तो यहाँ सीम देखिए, इसने जाति और रानी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरोध तर्क दिया, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली के आरंभिक सुल्तान के समय में बंदगाह के बारे में निम्नलिखित कथनों दो कथनों हैं, 1 और 2 पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का पहचान कीजिए। एम है बंदगाह से विशेष गुलाम थे जिन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था और उन्हें राज्य के बहुत से महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर कार्य करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। क्या किया जाता था? तो प्रशिक्षित किया जाता था। और बीम है टूम है बंदगाह पूरी तरह अपने मालिकों पर निर्भर होते थे, इसीलिए सुल्तान उन पर विश्वास नहीं कर सकते थे और ना उन पर
निर्भर हो सकते थे। तो बताइए इसमें क्या सही होगा और क्या गलत होगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बंदगाह पूरी तरह अपने मालिकों पर निर्भर होते थे, इसीलिए सुल्तान उन पर विश्वास नहीं कर सकते थे और ना उन पर निर्भर हो सकते थे। ये बिल्कुल क्या है दोस्तों, तो ये गलत है। क्या है, तो गलत है, ठीक है ना, गलत है। दिल्ली सुल्तान में जो बंदगाह विशेष प्रकार के ये गुलाम थे। क्या थे, तो गुलाम थे और जिससे सैनिक सेवा के लिए क्या, तो खरीदा गया था और जिसे सैनिक सेवा के लिए खरीदा गया था और फिर उन्हें राज्य के बहुत से महत्वपूर्ण राजनीतिक में क्या किया था, राजनीतिक महत्वपूर्ण पद को कार्य करने के लिए ये बड़ी सावधानी से उसे प्रशिक्षित किया जाता था, ठीक है ना, प्रशिक्षित किया जाता था। और फिर ये बंदगाह शब्द फारसी से है दोस्तों। क्या से है, तो ये बंदगाह शब्द कहाँ से है, तो ये फारसी है, ठीक है ना, फारसी का शब्द है जिसे गुलाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो जिसे गुलाम कहा जाता है। और फिर गुलाम वंश का स्थापना कब हुआ था, तो 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना हुआ था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, ठीक है। और ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। किसका गुलाम था, तो मोहम्मद गोरी का गुलाम था, ठीक है। ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था, ठीक है। कौन, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दूसरा गलत है और पहला सही है। नेक्स्ट है, इन नाविकों में से किसने भारत का समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान कर अटलांटिक महासागर को पार किया। एम है क्रिस्टोफर कोलंबस और बीम है फा जियान और सीम है जियन जंग और डीम है वास्को डिगामा। तो बताइए इसमें क्या सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा, तो ए ऑप्शन हो जाएगा, क्रिस्टोफर और कोलंबस, ठीक है ना। क्रिस्टोफर कोलंबस ने ये कहाँ, तो भारत आने के लिए कहाँ पर गया था, रास्ता पाने के लिए कहाँ पर गया था, ये पश्चिम की ओर प्रस्थान किया और अटलांटिक महासागर को पार करके वो कहाँ पहुँच गया था, तो वो पहुँच गया था अमेरिका। कहाँ पहुँच गया था, तो अमेरिका पहुँच गया था। जब क्रिस्टोफर कोलंबस इटली का एक क्या था, तो समुद्री नाविक था और जिसने दोस्तों ये 1400 कब, तो ये 1492 में भारत की खोज करने निकले था। क्या करने, तो भारत की खोज करने। किस रास्ते से, समुद्र के रास्ते से, ठीक है ना। और समुद्र मार्ग से भारत पहुंचना चाहता था लेकिन वो क्या नहीं पहुंच पाया। वो अटलांटिक महासागर को पार करने के बाद वो कहाँ पहुंच गया, तो अमेरिका पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया, तो ये अमेरिका पहुंच गया और इसी ने अमेरिका को यूरोपीय वासियों के बीच में ये क्या किया, तो विस्तृत संपर्क को बढ़ाया। और भारत की खोज किसने किया था, तो ये पुर्तगाली यात्री यानी वास्को डिगामा ने, ठीक है ना। वास्को डिगामा ने भारत की पहली बार कितना, तो 20 मई और 1400 कितना को, तो 1498 को एक केरल में कालीकट पहुंचा। कहाँ, कालीकट एक जगह है केरल में, वहाँ पर पहुंचा। कहाँ, तो कालीकट में, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राजवंशों में से किसने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग प्रारंभ किया। एम है चेर, बीम है पांड्य, सीम है कुषाण और डीम है चोल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1906 में हुई संगमा के विरोध का कारण था। एम है गुजरात में पाटीदार किसानों पर अंग्रेजों द्वारा थोपे गए भारी लगान खिलाफ विद्रोह। बीम है असम में आदिवासी समूह द्वारा किया गया
औपनिवेशिक वन कानून का विरोध। सी में है नील के बागान मालिकों के विरोध, चंपारण में किसानों के विरोध किया। और डी में है अंग्रेजों द्वारा निर्धारित व्यापार के असमान रास्तों के विरोध। तो इसमें क्या हो जाएगा सही आंसर? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? तो यहाँ पर देखिए, असम में आदिवासी समूह द्वारा किया गया औपनिवेशिक वन कानून का विरोध। क्या? तो वन कानून का विरोध, ठीक है ना। ये 1906 में, कितना में? तो 1906 में 6 में हुआ था। इस विद्रोह का प्रमुख कारण था कि औपनिवेशिक वन कानून, क्या? वन कानून, ठीक है ना। ये विद्रोह आदिवासियों ने किया था। किसने किया था? तो आदिवासियों ने किया था, ठीक है। क्योंकि इनको लगता था कि आदिवासियों द्वारा वन पर से अधिकार छीन लिया गया था। किससे? तो वन से उसका अधिकार छीन लिया गया था, इसीलिए इन लोगों ने विद्रोह किया, ठीक है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार ने सन 1927 में भारत में अपने अगुवाई में साइमन कमीशन भेजा, जिसका विरोध किया गया क्योंकि एम है इस आयोग में अंग्रेजों की अपेक्षा भारतीय प्रतिनिधियों की संख्या ना के बराबर थी। और फिर बीम है इसमें कोई भी भारतीय महिला प्रतिनिधि नहीं थी। और सीम है इसमें केवल अंग्रेजी पढ़े लिखे भारतीय और प्रतिनिधियों के शामिल किया गया था। और डीम है इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। तो बताइए दोस्तों इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसमें विद्रोह क्यों किए थे? तो दोस्तों इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था दोस्तों। क्या था? तो कोई भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, इसीलिए विद्रोह किया गया था, ठीक है ना। 18 नवंबर 1927, कितना था? 18 नवंबर 1927 को ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन का गठन किया। और इस कमीशन का मुख्य उद्देश्य था दोस्तों कि 1919 का भारत शासन और अधिनियम भारतीयों के लिए कितना व्यवहारिक है और इसकी जांच करना था। किसका? तो भारतीयों को जांच करना था, ठीक है ना। इस प्रकार यह कमीशन भारतीय समस्याओं का जांच करने हेतु बनाया गया था। और कमीशन के कुल 7 सदस्य थे। कितने? तो 7 सदस्य थे। 7 सदस्य थे, जिसमें सभी के सभी सदस्य ब्रिटिश संसद थे। क्या थे? तो सभी के सभी ब्रिटिश अंग्रेज थे, ठीक है ना। और अंग्रेज थे, और इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं थे, इसीलिए इसी ने क्या किया? तो विद्रोह किया, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 4th ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। एम है ब्राह्म समाज, बीम है युवा बंगाल आंदोलन, और सीम है रामकृष्ण मिशन, और डीम है अलीगढ़ आंदोलन। तो बताइए इसमें कौन सा ये जोड़ा लगेगा? तो ब्राह्मण समाज दोस्तों। क्या? तो ब्राह्मण समाज ये कहाँ जाएगा? तो ये केशव चंद्र सेन में, ठीक है ना। ए का जोड़ी किसका साथ लगेगा? तो 4th के साथ में लगेगा। और बी का जोड़ी किसका साथ में लगेगा? तो बी का जोड़ी लगेगा हेनरी लुइस बियन डोरिजियोने। कहाँ? तो 3 के साथ में, ठीक है ना। और रामकृष्ण मिशन किसका साथ में लगेगा? तो ये लगेगा स्वामी विवेकानंद। कहाँ? तो स्वामी विवेकानंद, ठीक है। अब बच क्यों गया? तो 2 और डी। तो इसको तो यहाँ लगना ही था, ठीक है ना। क्या करना था? उसमें लगना ही था अलीगढ़ आंदोलन, सर सैयद अहमद खान, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ए का जोड़ी 4th में होना चाहिए और डी का जोड़ी 2 में होना चाहिए। ए का जोड़ी 4th में और डी का जोड़ी 2 में। तो कहाँ पर है? यहाँ पर आप देख सकते हैं 4th ऑप्शन में, एक जोड़ी 4 के साथ में और डी का जोड़ी 2 के साथ में, ठीक है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वयोवृद्ध गांधीवादी नेता पोटो श्रीरामुलु निम्नलिखित राज्यों में से किसको बनाने के लिए वर्ष 1952 में भूख हड़ताल पर बैठे और ये भूख हड़ताल पर बैठे ही मर गए। ठीक है, ए में है केरल, बी में आंध्र प्रदेश, सी में है तेलंगाना और डी में है तमिलनाडु। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश को एक भाषा राज्य बनाने के लिए भूख हड़ताल पर बैठे थे। ठीक है, और भूख हड़ताल पर बैठे थे और 15 सितंबर 1952 को 58 दिन कितना दिन दोस्तों, तो 58 दिन के आमरण के पश्चात क्या है ये, तो ये पोटी श्रीरामुलु की मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी, तो मृत्यु हो गई 58 दिन के बाद। ठीक है ना, मृत्यु हो जाने के बाद दोस्तों क्या हुआ कि 1 अक्टूबर 1953 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, तो तेलुगु भाषियों को, मतलब ये भाषा का राज्य से इसको अलग कर दिया, मतलब इसको भाषा राज्य बना दिया। ठीक है ना, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। फिर नेक्स्ट है वाहिदे दीन अर्थात सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती इनमें से कौन थे। ए में है मौलाना आज़ाद, बी में है सैयद अहमद खां, सी में है बाजी मोहम्मद और डी में है मोहम्मद अली जिन्ना। तो बताइए दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन मौलाना आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक क्या था, तो प्रसिद्ध भारतीय मुस्लिम विद्वान थे और इसका जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका जन्म हुआ था मक्का में। कब हुआ था, तो 11 नवंबर 1888 को। कितना, 1888 को हुआ था। ठीक है ना, अरे ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कार्य किया। ठीक है, और ये क्या किया, तो जब अलग मुस्लिम राष्ट्र का पाकिस्तान मांग करने लगे तो वो विरोध भी किए। और इसे वाहिदे दीन अर्थात सभी धर्मों का बुनियादी एकता भी इसे हिमायती थे। और ये उर्दू अखबार अल हिलाल भी क्या करा, निकाला था। ठीक है ना, और फिर ये 1940-45 के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष भी रहे थे। कब, तो 1940-45। ठीक है ना, 1940-45 के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या रहे थे, तो अध्यक्ष भी रहे थे। ठीक है ना, नेक्स्ट है निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसकी कविताओं और विचारों को पांचवानी और बीजक से संरक्षित किया गया है। ए में है कबीर, बी में है मीराबाई और सी में है गुरु नानक और डी में है रविदास। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कबीर। क्या हो जाएगा, तो कबीर हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गढ़कटंगा के गोंड राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। जो सही है उसे चूज करना है। ठीक है ना, तो एम है यह एक समृद्ध राज्य था, इसने जंगली हाथियों को पकड़कर और उनको दूसरे राज्यों में निर्यात करके धन कमाया। और बी में है यह कमजोर बुंदेलों और मराठों के खिलाफ अधिक शक्तिशाली बना। और सी में है 1565 में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया और उन्हें रानी दुर्गावती द्वारा हार के मुंह देखना पड़ा। और डी में है यह राज्य केवल नगरों से बना था। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह एक समृद्ध राज्य था, इसने जंगली हाथियों को पकड़कर और उनको दूसरे राज्यों में निर्यात करके धन कमाया। क्या किया, तो निर्यात करके उसे धन कमाया। ये बिल्कुल राइट है। ठीक है ना, मतलब गढ़कटंगा एक मध्यकालीन भारत का ये महत्वपूर्ण राज्य था दोस्तों। और ये राज्य कहाँ है, तो ये है मध्य प्रदेश। कहाँ, तो मध्य प्रदेश में स्थित है और गोंड साम्राज्य था यहाँ पर। और यहाँ जो हाथियों को पकड़ने का प्रसिद्ध था
क्या था? तो हाथियों को पकड़ने का प्रसिद्ध था, हाथियों का दूसरे राज्यों में निर्यात किया जाता था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है, मतलब ये किस काल की रीति है? एम है राष्ट्रकूट काल, बीम है गुर्जर प्रतिहार काल, और सीम है चालुक्य काल, और डीम है गुप्त काल। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट काल। ठीक है ना, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, एलोरा का एक कहाँ गुफा था? तो ये महाराष्ट्र में था। कहाँ था? तो महाराष्ट्र में था। ठीक है ना, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बंगाल 18वीं सदी में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? किसके नेतृत्व में अलग हुआ? एम है मुर्शिद कुली खान, बीम है नादिर शाह, सीम है निजामुल उल मुल्क आसिफ शाह, और डीम है अली वर्दी खान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मुर्शिद कुली खान। ठीक है ना, मुर्शिद कुली खान की शासन में क्या हुआ? मुगल साम्राज्य धीरे धीरे अलग हो गया। ठीक है ना, क्या हुआ? तो धीरे धीरे अलग ही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमाबाई जो महिला शिक्षा की योद्धा थी, कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी उन्हें पंडित की उपाधि दी गई, क्योंकि एम है उन्होंने अपने माता पिता से पढ़ना लिखना सीखा, और बीम है उनके मिशन के ने विधवाओं और गरीब महिलाओं को न केवल पढ़ने लिखने के लिए प्रोत्साहित किया, अपितु व्यावसायिक कुशलताओं की सहायता से स्वावलंबित होने की शिक्षा भी दी। और सीम है वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि उनके समय में महिलाओं को इस प्रकार का ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी दोस्तों। और फिर डीम है उन्होंने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पुणे के पास खेड़ा गांव में एक मिशन स्थापित किया। क्या किया? तो खेड़ा गांव में एक मिशन स्थापित किया। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि उनके समय में महिलाओं को इस प्रकार का ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। अभी भी महिलाओं को बहुत सा छूट नहीं मिलता है, लेकिन उस वक्त और भी कैसा रहा होगा? तो ये सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा। पंडिता रमाबाई कहाँ थी? तो ये महाराष्ट्र के प्रतिनिष्ठ भारतीय ईसाई समाज सुधारिका थी। ठीक है ना, कार्यकर्ता थी। ठीक है, और ये ब्राह्मण हो करके ये गैर ब्राह्मण से क्या की थी? तो विवाह की थी। किसने? तो रमाबाई ने। ठीक है, और ये संस्कृत की ज्ञाता थी। क्या थी? संस्कृत की ये ज्ञाता थी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1856 ईस्वी में निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने यह निर्णय किया था कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा? ये कौन सा गवर्नर जनरल था दोस्तों, जो कि बोला था कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे और इसकी मृत्यु के बाद इसका कोई भी वंशज बादशाह नहीं बन सकता है? ठीक है ना, तो ये किसने कहा था? नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर देखिए, ए में कैनिंग, बीम है कोरवालिसिया व और ये डालहौजी है और ये हेस्टिंग्स है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है ना, क्या होगा? तो ए ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट है औपनिवेशिक शिक्षा पर गांधी जी के विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? एम है औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का भाव पैदा कर दिया, और बीम है अंग्रेजी में दी रही शिक्षा ने भारतीयों को अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया, और सीम है पश्चिम शिक्षा में जीवन के अनुभवों और व्यवहारिक ज्ञान की अपेक्षा पाठ्य पुस्तकों पर अधिक बल दिया गया, और डीम है अंग्रेजी शिक्षा पढ़ने और लिखने की अपेक्षा मौखिक ज्ञान पर अधिक बल दिया। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंग्रेजी शिक्षा पढ़ने और लिखने की अपेक्षा मौखिक ज्ञान पर अधिक बल दिया। ठीक है ना? डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 ईस्वी में ईस्वी के विद्रोह के तत्काल बाद ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियों में आई परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। एम है ब्रिटिश संसद ने 1858 ईस्वी में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिया। क्या क्या? तो हाथों में उसे सौंप दिया। नेक्स्ट है यह तय किया गया कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात बढ़ाया जाए तथा यूरोपीय सिपाहियों की संख्या को कम किया जाए। बिल्कुल गलत है ये। ठीक है ना? तो यहाँ पर देखिए ब्रिटिश संसद ने 1858 ईस्वी में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिया। ये बिल्कुल राइट है दोस्तों। ठीक है ना? तो ए सही हो जाएगा और बी क्या हो जाएगा? तो गलत हो जाएगा। ठीक है? तो कहाँ पर ही है? तो यहाँ पर देखिए ए सही है और ये बी गलत है, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के एक वाइब्रिक राष्ट्रवादी नेता निम्नलिखित में से कौन थे? एम है सरदार वल्लभ भाई पटेल, बीम है सी राजगोपालचारी, और सीम है पोटी श्री रामुलु, और डीम है महात्मा गांधी। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा आंसर? तो दोस्तों ये आंसर हो जाएगा श्री राजगोपालचारी। क्या हो जाएगा? श्री राजगोपालचारी। ये दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के वाइब्रिक राष्ट्रवादी नेता थे, और श्री राजगोपालचारी ये स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल थे। क्या थे? द्वितीय गवर्नर जनरल थे और स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल था, और ये प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, मतलब ये अस्थायी था। ठीक है ना? नेक्स्ट है ज्योतिबा फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को निम्नलिखित में से किन्हें समर्पित किया? दोस्तों पहले भी ये गुलामगिरी के बारे में देखे हैं, लेकिन गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखा था वो हम लोग पहले देखे थे, लेकिन अब अभी क्या है कि गुलामगिरी पुस्तक को किसने समर्पित किया था ये देख रहे हैं। ठीक है ना? तो एम है उन भारतीयों को जिन्होंने भारतीय स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया, और बीम है उन भारतीय सैनिकों को जो द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए थे, और सीम है उन अमेरिकियों को जिन्होंने गुलामी को मुक्त दिलाने के लिए अमेरिकी गृह युद्ध में भाग लिया। डीम है उन महिलाओं को जिन्होंने ब्रिटेन में नारी मताधिकार आंदोलन में भाग लिया। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उन अमेरिकियों को जिन्होंने गुलामी को मुक्त दिलाने के लिए अमेरिकी गृह युद्ध में भाग लिया। ठीक है ना? क्या क्या? तो गृह युद्ध में भाग लिया। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा। और पता है ये महाराष्ट्र के थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? एम है पशु अंगों का अवशेष, बीम है ग्रेफाइट, सीम है पौधों और खनिज और डीम है स्लेट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पौधों और खनिज। क्या हो जाएगा? पौधों और खनिज हो जाएगा, ठीक है ना। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे पुरानी पांडुलिपियों डैश डैश पर लिखी गई थी। जो पांडुलिपियाँ था सबसे पुराने, वो किस पर लिखी गई थी? तो दोस्तों एम है ताड़पत्रों पर, बीम है पत्थरों पर, सीम है कागज़ पर और डीम है लकड़ी पर। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ताड़पत्र। किस पे? तो ताड़पत्र पे, ठीक है ना। ये जो पांडुलिपियाँ एक हस्तलिखित होते थे और ये पांडुलिपियाँ कहाँ लिखे जाते थे? तो ताड़पत्र में लिखे जाते थे, ठीक है ना। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि काल सबसे लंबी है? सबसे लंबी कौन है दोस्तों? जो सबसे लंबी है उसे बताना है, ठीक है ना। तो दोस्तों एम है पूरा पाषाण काल और बीम है मध्य पाषाण काल और सीम है नवपाषाण काल और डीम है महापाषाण काल। तो बताइए दोस्तों सबसे जो पुराना है या लंबा है वो कौन हो जाएगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा ए ऑप्शन, पूरा पाषाण काल, ठीक है ना। ये 25 से 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व तक माना जाता है। कितना? तो ये 25, ठीक है ना, 25 से 20 लाख, 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर के कितना? तो 12,000। कितना दोस्तों? 12,000 वर्ष पूर्व तक माना जाता है। तो ये सबसे लंबा कौन हो जाएगा? तो पूरा पाषाण काल हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। जो सही होगा दोस्तों, ठीक है ना। एम है मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। क्या है? एक उपजाऊ मैदान में स्थित है, बिल्कुल ये राइट है। बीम है यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं, ये भी बिल्कुल राइट है। तो जहाँ पर ए और बी दोनों सत्य होगा वही ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ए और बी दोनों क्या है? तो ये सत्य है दोस्तों। क्या है? ये दोनों ऑप्शन सत्य है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसी एक राज्य में हड़प्पा सभ्यता के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं। मतलब भारत में एक राज्य है, किस राज्य में हड़प्पा सभ्यता का नगर सबसे बड़ा संख्या में मिले हैं? एम है पंजाब, बीम है हरियाणा, सीम है गुजरात और डीम है जम्मू एंड कश्मीर। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। कहाँ? तो गुजरात, ठीक है ना। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी? ये ऋग्वेद है, ये किस भाषा में रची गई थी? एम है ब्राह्मी, बीम है पाली, सीम है संस्कृत और डीम है प्राकृत। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा संस्कृत। क्या हो जाएगा? संस्कृत। ये जो ऋग्वेद है ये प्राचीन साहित्य की सबसे प्राचीन रचना है। क्या है? ये सबसे प्राचीन रचना है, ठीक है ना। और ये प्राचीनतम मनुष्य के जो मस्तिष्क तथा धार्मिक और दार्शनिक विषयों का मानव भाषा में सबसे पहला वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। और इसकी भाषा दोस्तों उत्तर प्राचीन संस्कृत से बिल्कुल भिन्न है। और इसमें वेद कितना? तो वेद मंत्रों का क्या है? तो संकलन है और बड़े सुंदर और वैज्ञानिक ढंग से
किया गया है, ठीक है ना। और एक विषय के कुछ मंत्रों के समूह क्या है, तो समूह को सूक्त या स्तोत्र क्या स्तोत्र कहते हैं। और ऋग्वेद इसी प्रकार के क्या होता है, सूक्तों का संग्रम ग्रह है। और ऋग्वेद कितना, तो ये 10 मंडल और 1028 सूक्त है। कितना है, 10 मंडल और 1028 सूक्त का जिक्र मिलता है। कहाँ पर ही, तो ये ऋग्वेद में। कहाँ मिलता है दोस्तों, तो ऋग्वेद में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहला शासक थे। तो मगध महाजनपद का पहला शासक कौन थे, तो एम है महावीर, बीम है परसेनजीत और सीम है बिंबिसार और डीम है अजातशत्रु। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कौन, तो बिंबिसार। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है। किस धर्म का, तो ये बौद्ध धर्म का त्रिरत्नों में से नहीं है। जो नहीं है उससे बताना है। तो बुद्ध, धम्म, अहिंसा और संघ। तो ये बुद्ध भी है, धम्म भी है और संघ भी है। क्या है, बुद्ध भी है, धम्म भी है और संघ भी है। और नहीं है वो है अहिंसा। क्या है, अहिंसा नहीं है। बुद्ध, धम्म और संघ ये क्या है, तो ये बौद्ध धर्म का त्रिरत्न में से है, ठीक है। और ये अहिंसा नहीं है। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है कि समुद्रगुप्त के निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ के शासकों के लिए थी। दक्षिणापथ के शासकों के लिए थी। एम है उन्होंने समुद्रगुप्त के अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्री का विवाह उससे किया। बीम है वे उपहार लाते थे, उसके दरबार में उपस्थित होते थे। और सीम है उन्होंने हार स्वीकार की और वह इन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई। डी है उनके साम्राज्यों को उखाड़ फेंका गया और उन्हें समुद्रगुप्त के साम्राज्य का अंग बनाया गया। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा उन्होंने हार स्वीकार की, वह उन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी। क्या की, अनुमति दी। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में मुंबई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारियों केंद्रों से हुआ। एम है नागपुर, मथुरै और दिल्ली। और बीम है पुणे, मद्रास, कोलकाता। और सीम है सूरत, मदुरै, दिल्ली। डीम है सूरत, मद्रास, कोलकाता। तो बताइए इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सूरत, मद्रास और कोलकाता। क्या हो जाएगा, सूरत, मद्रास और कोलकाता। मद्रास प्रेसिडेंसी 1640 ईस्वी चेन्नई में स्थापित किया। कहाँ, तो चेन्नई में, ठीक है ना। उसका बाद मुंबई प्रेसिडेंसी ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय 1600 कितना दोस्तों, तो 1677 में सूरत से मुंबई स्थानांतरित हुआ। सूरत से कहाँ, तो मुंबई, ठीक है। और बंगाल प्रेसिडेंसी 1690 कितना दोस्तों, 1690 में कोलकाता में स्थापित हुआ। क्या हुआ, तो कोलकाता में स्थापित हुआ, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी कथनों पर बौद्ध महायान के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। एम है बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक प्रतीक का उपयोग करते हुए मूर्तियों
में दिखाई गई है। बीम है महायान बोध के आने के साथ ही बोधिसत्व में विश्वास समाहित हुआ। तो बताइए इसमें क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। तो दोस्तों क्या गलत है और क्या सही है, तो देखिए ये भी सही है और ये भी सही है। बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक प्रतीक का उपयोग करते हुए मूर्तियों को दिखाई गई। कहाँ, तो महायान में, ठीक है ना। और महायान बुद्ध के आने के साथ ही बोधिसत्व में विश्वास समाहित हुई। क्या हुए, तो समाहित हुई। तो ए और बी दोनों सत्य है दोस्तों। तो दोनों सत्य है, तो दोनों सत्य कौन सा हो जाएगा, तो ए और बी दोनों सत्य है। क्या है, तो ए और बी दोनों सत्य है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महलवाड़ी और रैयतवाड़ी राजस्व प्रणालियों के संदर्भ में ए और बी कथन 9 पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। एम है महलवाड़ी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए प्रयुक्त थी, जबकि रैयतवाड़ी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारत इलाकों के लिए थे। बिल्कुल राइट है। और महलवाड़ी में गांव का मुखिया पूरे गांव के संकलित राजस्व की कंपनी को अदा करता था, जबकि रैयतवाड़ी में किसानों के साथ सीधा समझौता था। ये भी बिल्कुल राइट है। जैसे कि महलवाड़ी बंगाल की प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम, जैसे कि ये क्या है दोस्तों, तो ये एक भारत है, ठीक है ना, भारत है। तो कहाँ पर महलवाड़ी था, यहाँ पर ही। और ये बंगाल कहाँ है, तो यहाँ पर। तो अब इसे क्या हुआ, अब यहाँ से यहाँ पर कीजिए, तो ये हुआ ना उत्तर पश्चिम हुआ, तो ये बिल्कुल राइट है। अरे पर रैयतवाड़ी, ये रैयतवाड़ी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारत इलाकों के लिए थे, जो कि इससे सीधा नियंत्रण था उन लोगों। और महलवाड़ी के गांव का मुखिया पूरे गांव के संकलित, जैसे कि ये छोटा छोटा किसान है और एक मुखिया है, वही मुखिया क्या करता था, इनसे कर वसूलता था और वसूलने के बाद फिर वो ला करके देता था, ठीक है ना। तो ये भी सही है, ठीक है, दोनों सही है, ठीक है ना। और उसका स्पष्टीकरण भी दोनों है। तो कौन सा हो जाएगा, तो देखिए यहाँ ए और बी दोनों क्या है, दो राजस्व और वस्तुओं बीच अंतर को स्पष्ट करते हैं। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, ये क्या है, अस्थाई बंदोबस्त है, जो कि बंगाल, बिहार और कहाँ, उड़ीसा में थे। और फिर रैयतवाड़ी कहाँ थे दोस्तों, तो रैयतवाड़ी दक्षिण भारत में थे। और ये महलवाड़ी कहाँ थे दोस्तों, तो ये महलवाड़ी उत्तर पश्चिम में थी, ठीक है ना। जैसे कि ये जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है, तो ये है स्थानीय बंदोबस्त। क्या है, स्थानीय बंदोबस्त है। और ये जो ग्रीन, जितना भी ये ग्रीन दिखाई दे रहा है ना दोस्तों, ये ग्रीन है, ये ग्रीन क्या है, तो रैयतवाड़ी है, ठीक है ना, रैयतवाड़ी व्यवस्था है। और ये जो दिखाई दे रहा है आसमानी कलर में, वो क्या है, तो महलवाड़ी है, ठीक है ना। क्या है दोस्तों, तो ये महलवाड़ी है, ठीक है। तो कितना परसेंटेज है, तो रैयतवाड़ी कितना में था, तो 51% भाग में था। और फिर महलवाड़ी कितना में, तो 30% भाग में। और फिर अस्थाई बंदोबस्त 19% में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है, सूफी संत के जो मकबरे हैं उसे किस नाम से जाना जाता है। एम है ईदगाह, बीम है गुलफरोसा, और सीम है दरगाह, और डीम है खानगाह। तो बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दरगाह। क्या हो जाएगा, तो दरगाह हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये दरगाह एक सूफी इस्लामिक क्या था, तो ये पुण्य स्थान होता था। क्या होता था, पुण्य स्थान होता था, ठीक है ना। तो चलिए आज का वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को 50 में से कितना सही हुआ है वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।